दोस्तों, मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम फिर लेकर आए हैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। जो भारतीय संविधान है उसमें नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारी जो क्वेश्चन याद करने की, उत्तर याद करने की ट्रिक है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ याद करना है। उसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। तो आज हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो देखते हैं हमारी ट्रिक कि जो नीति निर्देशक तत्व हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो नीति होती है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो हम कभी हमारे दोस्तों से नीति मांगते हैं कि यार हमें कुछ सलाह दो, यार हमारा कुछ काम चल रहा, तो हमने यार से क्या बोला कि यार मुझे कुछ नीति निर्देशक प्राप्त कर, मेरे इस काम में कुछ नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करो अपने। हमने क्या बोला, यार यार कैसे बोलते मित्र को, तो हमने यार मुझे कुछ नीति प्राप्त कर। तो नीति निर्देशक तत्व जो हमने लिए हैं वो आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने ग्रहण किया है, हमारे संविधान ने ग्रहण किया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त हैं। तो मौलिक अधिकार जो हमने लिए हैं वो लिए हैं अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिए। हमने क्या बोला, अमेरिका। हमने यार से बोला है कि मेरी का अधिकार है वो मुझे बता, मेरी का अधिकार है वो हमें बता। क्या मौलिक अधिकार जो लिए हैं वो लिए हैं अमेरिका, है ना। यार से बोला कि मेरी का अधिकार है वो तो मुझे बता दे। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई। जो संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका क्योंकि सलाह देने वाले बहुत से मिल जाएंगे आपको दुनिया में। फ्री की सलाह अगर आपको चाहिए है तो बहुत से लोग मिल जाएंगे। तो अफ्रीका, हमने संशोधन की जो प्रक्रिया संविधान में ग्रहण की है वो की है अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन की प्रक्रिया की है। साहब, भारतीय दक्षिण अफ्रीका ने क्या कहा कि भाई ये संशोधन आप कर लो, संशोधन आप अपने संविधान में कर लो। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई। जो आपातकाल है वो जर्मनी। साहब, जर्मनी आपकी अगर मनी जल जाती है तो आपातकाल लग जाता है। तो जर्मनी जर और मनी दो शब्दों से बना है ना। दो अलग अलग इसके वो हैं शब्द हैं, जर और मनी। मनी अगर आपकी जल जाती है तो क्या लग जाता है, आपातकाल लग जाता है। तो आपातकाल की जो स्थिति है, राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त है वो कहाँ से मिले हैं, जर्मनी। क्योंकि साहब जर्मनी जो है अगर मनी जल जाए तो क्या हो जाता है, आपातकाल लग जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई। जो पाकिस्तान है उसके लिए पृथक संविधान सभा की जो घोषणा की गई वो की गई 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 को की गई। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मनुष्य होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 46। कितनी होती है, 46 होती है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है। जो राज्यपाल होता है वो पद ग्रहण करने के पूर्व जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब शपथ ग्रहण कराता है राज्यपाल साहब को। तो राज्यपाल साहब पद ग्रहण करने के समक्ष जो है पूर्व जो है उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। उत्तरा और खंड, उत्तरा अलग शब्द है, खंड अलग शब्द है। तो उत्तराखंड अर्थात दो शब्द हैं, तो 2000 में ही होगी साहब, उत्तरा और खंड। तो उत्तराखंड की स्थापना कब होगी, 2000 में होगी। सन 2000 में सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई। तो जो सिक्कों की ढलाई है वो सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई थी। जो सिक्कों की ढलाई हुई थी वो औरंगजेब क्या बोला भाई इन्होंने कि और जेब भर लो साहब, और आगे के जो है जेब वो भर लो, काय में सिक्कों में भर लो। इनको सिक्के मिल गए तो इन्होंने सिक्कों की ढलाई कर दी। किसने कर दी, औरंगजेब। क्या करना था इनको, और आगे के जो जेब भरने थे। औरंगजेब ने सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक कर दी साहब, क्योंकि आगे के जो जेब हैं वो भरे नहीं थे। तो औरंगजेब इन्होंने सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक इनके शासनकाल में हुई थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की। जो रेड क्रॉस है वो उसकी स्थापना की हेनरी ड्यूनार्ट।
ये हेनरी ड्यूनेट जो साहब हैं वो उन्होंने क्या कर दी, रेड क्रॉस की जो है स्थापना कर दी। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे साहब, न्याय दर्शन कौन कर साहब, महर्षि गौतम, महर्षि गौतम बुद्ध ही करेंगे साहब। बुद्ध जो गौतम बुद्ध हुए हैं उन्होंने क्या किया, महर्षि न्याय दर्शन, न्याय होना चाहिए साहब, न्याय। तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, महर्षि गौतम। महर्षि गौतम साहब जो है न्याय दर्शन के कौन क्या है, संस्थापक है साहब, क्योंकि इनका नाम जो है गौतम बुद्ध के नाम से, और गौतम बुद्ध क्या करेंगे साहब, न्याय ही करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो जो है महर्षि गौतम साहब ने क्या कर दिया, न्याय दर्शन की स्थापना कर दी, संस्थापक थे जो है ना। अब आनंद वन की स्थापना किसने की, आनंद जो वन है वो बाबा आमटे, बाबा आमटे इनका नाम है, बाबा आमटे, आम आम, तो आनंद वन, आम खाओगे साहब तो क्या होगा, आनंद वन, आनंद ही तो आएगा साहब। आनंद वन वही होते हैं जिसमें आनंद आए, और आनंद आता है कब, आम खाने में, आम क्योंकि फलों का राजा है ना। तो आनंद वन की स्थापना किसने की, बाबा आमटे साहब ने। तो आम खाओगे तो आनंद आएगा, आनंद वन जो है आम के ही होते हैं। स्काउटिंग की स्थापना किसने की, स्काउटिंग की जो स्थापना की है वो की है बेडन पावेल, बेडन पावेल जो है स्काउट की, इन्होंने स्काउटिंग की स्थापना की है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरोन लोवेन, यूएसए का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, जो शेरोन लोवेन साहब हैं उनका संबंध है ओडिसी, ओडिसी जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, उनका संबंध इस नृत्य है। शेरोन लोवेन साहब का जो है ओडिसी नृत्य से संबंध है। राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, जो राजीव गांधी साहब थे उनका जो समाधि स्थल है वो सब वीर भूमि के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि राजीव गांधी वीर पुरुष थे साहब, वीर पुरुष राजीव गांधी, राजीव गांधी क्या थे, वीर पुरुष। तो इनकी समाधि स्थल को क्या कहेंगे हम, वीर भूमि ही कहेंगे, वीर भूमि, वीर भूमि इनका समाधि स्थल कहलाएगा। महाप्रयाण, जो महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल, महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति थे साहब, इनका जो समाधि स्थल है वो महाप्रयाण ही तो एक कहलाएगा, क्योंकि जब इनकी समाधि हुई तो जो है ना, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनको जहां समाधिस्थ किया गया जहां, तो उस स्थल को हम क्या कहेंगे, महाप्रयाण कहेंगे, महाप्रयाण, महाप्रयाण ही कहेंगे उसको। तो नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन था, जो पाल वंश था उसका संस्थापक गोपाल ही होगा साहब, पाल वंश का गोपाल, क्योंकि गोपाल को पाल वंश का संस्थापक कौन है, पाल, इनका लगा ही है साहब, पाल पाल, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, गुर्जर जो प्रतिहार वंश था उसके जो है नागभट्ट प्रथम थे, नागभट्ट प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार साहब। एक बार जो है जो नागभट्ट साहब है, नाग मतलब होता है साहब, भट्ट प्रथम, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक गुर्जर, गुर्जर साहब। जो सांप होता है, जो काला नाग होता है वो क्या करता है साहब, गुर्राता है, गुर्राता, प्रतिहार, प्रतिहार बन जाता है, ऐसा किसी को लपट जाता है, ऐसा मानो प्रतीत होता है कि जैसे हार के समान, तो प्रतिहार, प्रतिहार जैसा हमें प्रतीत होता है, तो प्रतिहार क्या प्रतीत होता है, नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम साहब जो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, कौन, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल, गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक कौन था, गढ़वाल, गढ़वाल जो राठौर वंश का संस्थापक था वो था साहब चंद्रदेव, चंद्रदेव जो थे वो गढ़वाल, गढ़वाल जो वंश का संस्थापक था। देखो अब बाल कहाँ होते हैं साहब, सिर में होते हैं, और सिर में क्या निकल आती है, चांद निकल आती है, तो गढ़ जो बाल हैं, बाल क्या हो गए, गहड़ गए, गिर गए, तो क्या निकल आई, चांद निकल आई, अर्थात जो है गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक कौन होगा, तो चंद्रदेव ही होगा, क्योंकि चांद निकल आई साहब, गहड़ बाल जब झड़ जाते हैं सिर में से तो क्या निकल आती है, चांद निकल आती है, तो चंद्रदेव साहब जो है इस वंश के संस्थापक थे। चौहान वंश का संस्थापक कौन था, जो चौहान वंश था उसके संस्थापक थे वासुदेव, वासुदेव साहब चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट परमार वंश का संस्थापक कौन था, जो परमार वंश था उसके संस्थापक थे उपेंद्र राज, उप धन इंद्र धनराज, परमार, परमार साहब। इंद्र क्या करते हैं साहब, इंद्र वो करते हैं, पर मतलब दूसरों को, मार मतलब होता है जो मारना, अर्थात जो है जो लोग अत्याचारी होते हैं
उनको सजा कौन देता है, उनको कौन मारता है, वो देते हैं इंद्र महाराज। इंद्र महाराज जो है उपेंद्र महाराज। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था, उपेंद्र महाराज थे। उपेंद्र राज साहब जो है परमार वंश, परमार मतलब दूसरों को जो अत्याचारी होते हैं उनको मार करते हैं, उपेंद्र राज, उपधन इंद्र और राज, है ना। तो उपेंद्र राज परमार वंश के संस्थापक थे। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, चंदेल वंश, जो चंदेल वंश था उसका संस्थापक था नन्नुक। नन्नुक जो था, नन्नुक। क्या अब चांद निकल आई साहब तो क्या होगा साहब, चांद जब निकल आई सिर में तो नन्नुक बोले साहब बिल्कुल नहीं बचे, बाल नहीं बचे, नन्नुक बिल्कुल नन्नुक से बाल बचे हैं। तो क्या हो गया, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, नन्नुक। सोलंकी वंश, गुजरात का चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, जो सोलंकी वंश था वो गुजरात का चालुक्य वंश नाम से विख्यात था। तो वो उसके संस्थापक कौन थे साहब, सोलंकी मूल राज प्रथम। जो मूल राज प्रथम जो थे साहब वो सोलंकी वंश के संस्थापक थे साहब। जो चालुक्य वंश था गुजरात का, तो सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे, मूल राज प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जो गजनी साम्राज्य था उसका संस्थापक था अलप्तगीन। अलप्त जो है, अलप्तगीन जो थे गजनी कटिंग करवा ली इन्होंने। जो इसके कुछ बाल थे गजनी कटिंग में वो क्या हो गए, लुप्त हो गए, गिन नहीं पाए साहब गीन। तो अलप्तगीन जो थे गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। गजनी कटिंग करवाई तो विलुप्त हो गए साहब इनके अलप्तगीन तो गिन नहीं पा रहे थे अपने बालों को, क्योंकि ये गजनी कटिंग हो गई। तो अलप्तगीन साहब क्या थे, गजनी साम्राज्य के संस्थापक। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक जो साहब थे गुलाम वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद गौरी जो साहब थे उनके जो गुलाम थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, है ना। गुलाम वंश जो है उसके संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो जो खिलजी वंश है उसकी स्थापना की जलालुद्दीन खिलजी। और इनके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो जलालुद्दीन खिलजी जो है वंश के संस्थापक खिलजी। क्या हुआ कि बाग में एक फूल खिल रहा था साहब, तो इनको क्या हुई, जलन हुई। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कर दी, खिलजी वंश की स्थापना। अब खिलजी कैसे खिलता है, इन्होंने क्या कहा फूल से कि अब खिल, किसने, जब मैं तुझे जला दूंगा तो अब कैसे खिलेगा, तो खिलजी, इन्होंने उसको चैलेंज किया। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, जलालुद्दीन खिलजी ने, क्योंकि उसे जला दिया था साहब खिलजी। किसको, गुलाब के फूल को। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां जो साहब थे वो उन्होंने क्या किया, सैयद वंश का संस्थापक थे वे सैयद साहब थे साहब खिज्र खां। सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो थे खिज्र खां साहब। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। जो लोधी वंश के संस्थापक थे वो बहलोल लोधी। इन्होंने क्या किया साहब, बहला लिया, बहुत सारे लोगों को क्या किया, बहला लिया, और लोधी वंश की क्या कर दी इन्होंने, स्थापना कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। देखो विजय और नगर, विजय कौन प्राप्त करता है साहब, जिसके ऊपर हरि की कृपा हो, हर एवं बुक्का, हरि की कृपा हो गई साहब, तुझे क्या हो गया, विजय हो गया। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, हरि और हर बुक्का साहब ने। हरिहर बुक्का जो दोनों भाई थे, इन्होंने क्या कर दी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी, क्योंकि इनके ऊपर क्या थी, हरि की कृपा थी। तो हरिहर और बुक्का ने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की, बहमनी जो राज्य है उसकी जो स्थापना की वो हसन गंगू। बहमनी क्या हुआ, एक बार जो है नदी बहुत चढ़ी हुई थी, उफान पर थी, तो क्या हो गया, मनी जो है उसमें बह गई, और इन्होंने क्या कर दिया, हसन गंगू, और हंसने लगे साहब कि अब तो मनी जो है वो बह चुकी है, तो हसन
हसन लगे। तो हसन गंगू ने क्या किया, वह मनी, क्योंकि इनकी मनी क्या थी, बह चुकी थी। तो वह मनी साहब जो राज्य है उसकी स्थापना हसन गंगू साहब ने कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, जो मुगल वंश था उसके संस्थापक थे बाबर। मुगल वंश का संस्थापक था वो थे साहब बाबर। उन्होंने कहा कि साहब अब तो मुंह गल नहीं सकता, क्योंकि मैं बार बार जो हूं इस पृथ्वी पर जन्म लेता रहूंगा। तो बाबर साहब जो है मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर खतरनाक राजा था साहब बाबर। तो सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, जो सूर साम्राज्य था, सूर साम्राज्य था शेर शाह सूरी। एक बार क्या हुआ साहब, एक सूर साम्राज्य, सूर सागर थे साहब, एक सूर सागर मतलब सूर जिनकी आंखें जो है नहीं होती उनको हम सूर बोलते थे। सूर साम्राज्य का संस्थापक एक सूर था, और उस सूर ने क्या किया कि एक शेर से क्या हुआ, उसकी मुलाकात हुई। उसने कहा कि मैं भी देखता हूं कि कैसा शेर है। तो शेर शाह ने क्या कर दी, सूर साम्राज्य का स्थापना कर दी, क्योंकि शेर शाह की जो टक्कर हुई वो हुई किससे, सूर से हुई। तो उन्होंने क्या किया साहब, एक सूर तो मिला जिसने हमसे जो है मुकाबला करने की सोची। तो सूर साम्राज्य की स्थापना किसने की, सूर साम्राज्य की जो स्थापना की वो की शेर शाह सूरी। तो दोस्तों हमें तो सिर्फ याद करना है वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारी चीजें हम बिल्कुल भी नहीं जानते किस प्रकार से होता है, उसमें कोई वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग अन्यथा ना लेना, किसी भी चीज को हम किसी भी प्रकार से कैसे भी याद करें उसे अन्यथा न लेना, उस चीज का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो शेर शाह सूरी साहब ने सूर साम्राज्य की स्थापना की। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था, जो मराठा साम्राज्य है उसके संस्थापक थे साहब शिवाजी साहब ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया साहब, वो दारा से को दारा वही होता है जब जिसकी भुजाओं में दम हो। भगवत गीता और योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का फारसी में अनुवाद वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में दम है। तो दारा से को साहब ने क्या किया था साहब, इन सब का जो है अनुवाद कर दिया। तो धर्मठ का युद्ध किसके बीच हुआ था, जो धर्मठ का युद्ध हुआ था वो हुआ था दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य। धर्मठ मतलब मिट्टी में जो है धर्मठ। तो औरंगजेब भी बहुत खतरनाक राजा था साहब, औरंगजेब और दारा सिकोह भी बहुत खतरनाक था। तो दोनों की जो भुजाएं जो है फड़फड़ा रही थी। तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच जो है धर्मठ का युद्ध हुआ था। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता साहब, औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता, बहुत खतरनाक मतलब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता। औरंगजेब को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था, तो जिंदा पीर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, जो मराठा साम्राज्य था उसके संस्थापक शिवाजी, पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। तो शिवाजी जो थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से हैं, बार बार परीक्षा में पूछा गया है साहब, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी जो कर थे वो जो है शिवाजी ने लगाए थे साहब। चौथ और सरदेशमुखी अच्छी से याद करना है, सरदेशमुखी और चौथ जो है शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर थे। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था, जो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को क्या कहा जाता था साहब, लंपट जो मूर है लंपट मूर्ख इन्हें कहा जाता था जहांदार शाह को। रंगीला बादशाह किसे, मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह है वो रंगीला बादशाह थे साहब, तो इनको रंगीला बादशाह कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है साहब नादिर शाह, बहुत खतरनाक साहब नादिर शाह जो है इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह था साहब, इसको कोई रोक नहीं सकता था। तो जो नेपोलियन है नेपोलियन नादिर शाह को ईरान जगहों पे जो है नादिर शाह ही साहब नेपोलियन कहे जाते थे। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था साहब, जो मुगल दरबार है उसमें जो है प्रथम अंग्रेज आए थे तो वो थे कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल दरबार में आने वाले थे साहब।
गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? जो गुरुमुखी लिपि है उसका आरंभ किया था गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का आरंभ कौन करेगा? गुरु अंगद ही करेंगे साहब। तो गुरु अंगद, क्योंकि साहब अंगद ने जब पांव थामी अपनी पैर जो है जब धरती पर रोपा तो किसी के हलाए नहीं हला। तो गुरुमुखी जो अंगद साहब थे उन्होंने गुरुमुखी लिपि का जो है आरंभ कर दिया। कौन ने? गुरु अंगद साहब ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? जो खालसा पंथ था उसकी स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी साहब। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वो लॉर्ड बेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज साहब। यहाँ के जो फोर्ट देखकर लॉर्ड बेलेजली को क्या हो गई साहब? जली, मतलब जलन होने लगी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या है इन्होंने स्थापना कर दी। कौन ने? लॉर्ड बेलेजली ने स्थापना कर दी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? जो भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की तो वो की थी लॉर्ड डलहौजी साहब ने क्या कर दिया? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कर दी। नेक्स्ट अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ही करेंगे साहब। अजमेर में लॉर्ड मेयो साहब ने क्या कर दिया? मेयो कॉलेज की स्थापना कर दी। भारत में उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? लॉर्ड रिपन साहब ने जो किया साहब वो वास्तव में भारत के लिए बहुत ही इन्होंने किया है। भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई। इन्होंने बहुत से जो है अच्छे काम किए हैं भारत के लिए। भारत के उद्धारक की संज्ञा जो दी गई वो लॉर्ड रिपन साहब ने बहुत अच्छे से रेपा है साहब अपन लोगों को, अच्छे से जो है उन्होंने अच्छे काम किए हैं भारत के लिए। तो भारत के उद्धारक की संज्ञा इन्हें दी गई लॉर्ड रिपन साहब जो हैं इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। शिमला समझौता हुआ साहब 1945 में। शिमला समझौता हुआ। भारत स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि साहब भारत स्वतंत्र हुआ था। और माउंट एवरेस्ट जानते हैं बहुत सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। तो हमारा जो भारत है उसका भी शिखर माउंट एवरेस्ट के समान छू रहा था। और सामने हम लोगों के सीना जो है चौड़े हो चुके थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो है अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साहब। तात्या टोपे का नाम था पांडुरंग रामचंद्र ही होंगे साहब। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? पांडुरंग। इनके अंदर रंग भर गया था साहब। किस चीज का? स्वतंत्रता का रंग भरना चाहते थे ये पूरे भारत के वासियों के अंदर। तो पांडुरंग रामचंद्र साहब जो है रामचंद्र इन्होंने क्या है पूरी प्रजा की सोची और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ भाग लिया। तो पांडुरंग रामचंद्र इनका नाम था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में जो भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी साहब। दादा भाई नौरोजी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। दादा भाई नौरोजी, वैसे ही इनके दादा इनके नाम आगे लगा है। तो भारतीय सुधार, घर में परिवार में सुधार कौन करता है? दादा ही करते हैं साहब। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना, हमारा भारत भी एक परिवार है और परिवार का सुधार कौन करेंगे? दादा भाई नौरोजी साहब करेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। वो थे हंसराज, क्योंकि साहब जी उड़ के यहाँ उड़ के वहाँ चले जाते थे। वो हंसराज साहब थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय थे साहब हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो मेवाड़ था उसमें भील आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल मेवाड़, जब बाढ़ आती है तो क्या बह जाते हैं? मोती बह जाते हैं। तो मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वो किया मोतीलाल तेजावत। जब तेज बाढ़ आती है तो क्या होता है? जो सीप में मोती होते वो क्या होते? बह जाते हैं। तो मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल जी ने किया। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? जो साइमन कमीशन जो आए थे साहब 1927-28 में, वो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है साहब, साइमन कमीशन को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 12
सितंबर 1930 को हुआ साहब। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 12 सितंबर 1930 को जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तरुण स्त्री सभा की जो स्थापना कहाँ की गई थी? तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी कलकत्ता में जो है तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का सर्वप्रथम उपयोग किया साहब। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टालमी। भारत का जो भूगोल है वह नामक पुस्तक लिखी है, वो लिखी है टालमी, क्योंकि साहब टाल नहीं सकते मुझे। भारत ने क्या किया? भारत का जो भूगोल है उसे क्या है? भूगोल मतलब जो है हमारे पर्वत, शिखर, नदियां, जो नाले हैं, जो प्राकृतिक वातावरण है उसे हम भूगोल के अंतर्गत देखते हैं। तो भूगोल जो है इसे हम टाल नहीं सकते। टालमी, इन्होंने क्या किया? पर्वत पहाड़ों ने कहा कि मुझे टालमी कैसे टालोगे मुझे? टालमी। तो टालमी साहब ने क्या भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिख दी, क्योंकि पर्वत पहाड़ों को हम टाल नहीं सकते। पर्वत पहाड़ों ने कहा कि टालमी। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम जो नेताजी किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था एडोल्फ हिटलर बहुत विख्यात हस्ती है साहब। सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने नेताजी कह दिया साहब। नेताजी, आप तो नेताजी हैं। तो एडोल्फ हिटलर साहब ने क्या कह दिया? नेताजी कह दिया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल, क्योंकि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर जो भी कहेगा साहब वो चर्चा में आ जाएगा। तो चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। किसने? चर्चिल ने, क्योंकि उन्होंने अधनंगा फकीर कहा साहब राष्ट्रपिता साहब को, तो ये चर्चे में आ गए। तो चर्चिल साहब ने कहा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, वो की गई थी साहब बारदोली सत्याग्रह। जो बारदोली सत्याग्रह था उसमें इन्हें सरदार की जो उपाधि दी गई थी साहब, वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि ने वल्लभ भाई पटेल साहब को सरदार है साहब आप तो बारदोली सत्याग्रह। जय हिंद का नारा किसने दिया? जो जय हिंद का नारा दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने कहा जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस साहब ने। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किया साहब लॉर्ड एल्गिन ने किया है साहब। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो वो किया गया था केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी साहब। किसको? महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 14वीं जो लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। 14वीं जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो सोमनाथ चटर्जी साहब थे। सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु सरकार केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया था साहब? वो बनाया था सुनीता नारायण की अध्यक्षता में जो है एक कार्यदल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जो पहली लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन थे साहब? वो थे साहब वासुदेव गणेश मावलंकर। वासुदेव साहब थे साहब। एम अनंत सैनम आयंगर। गणेश वासुदेव मावलंकर साहब क्या थे? अध्यक्ष थे साहब। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति साहब। विदेशों का मामला है साहब, तो विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों का जो है नियुक्त करेंगे तो वो करेंगे साहब राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? जो राष्ट्रपति साहब हैं उनको क्षमादान की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 72। बहुत हो गया, तर जाओ साहब। 72। राष्ट्रपति क्या बोले साहब? बहुत हो गया अब तर जाओ। तो 72 अनुच्छेद 72। बहुत झेला अब तर जाओ। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे साहब
जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी साहब झंडा समिति, जेबी कृपलानी साहब थे झंडा समिति। इन्होंने क्या कर दिया साहब, कृपा बरसा दी। इन्होंने क्या कर दी, कृपलानी जेबी कृपलानी झंडा समिति के। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया में समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन साहब। इसके निर्माण की जो है प्रक्रिया में इतना समय लगा। संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो वो किया गया था 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, जो अभ्रक है वो उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है साहब, अभ्रक। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में प्राप्त होता है, तो वो होता है कर्नाटक साहब। सोना प्राप्त करने के लिए नाटक करना पड़ता है, तो कर्नाटक कहा कि आपको सोना प्राप्त करना है तो कर्नाटक। तो सर्वाधिक सोना कहाँ मिलता है, कर्नाटक में। चौमासा कौन सी फसल कहलाती है, तो जायद की फसल चौमासा कहलाती है। फसल जब हमें प्राप्त होती है तो जायदाद प्राप्त हो जाती है, तो जायद है ना। चौमासा कौन सी फसल कहलाती है, वो कहलाती है जायद की फसल। अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा, अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, वो है प्रथम स्थान अलोह खनिज की दृष्टि से। लोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो वो है चौथा। राजस्थान का जो है चौथा स्थान है साहब लोह खनिज की दृष्टि से, और अलोह खनिज की दृष्टि से प्रथम स्थान है। राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है, जो राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान होगा तो वो होगा साहब जयपुर में, क्योंकि साहब कृषि की बात है तो कृषि ही है जिसकी वजह से आज हमारे देश में किसानों की जय जयकार होती है साहब, क्योंकि वो वास्तव में किसान ही हैं जो आज हमें अन्नदाता के रूप में अन्न प्राप्त कराते हैं। तो जयपुर में योगा साहब कृषि विपणन संस्थान। तंबाकू का पौधा किन के द्वारा भारत लाया गया, तो साहब तंबाकू का जो पौधा है वो लाया गया था साहब पुर्तगालियों ने साहब हमारे देश को क्या कर दिया, पुर्त में डाल दिया, क्योंकि तंबाकू का पेड़ लाकर जो है हमारे देश में तंबाकू चालू करवा दी, तो पुर्त में डाल दिया पुर्तगालियों ने। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान में साहब। यहाँ पर जो बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं, तो खनिजों का अजायब घर है साहब राजस्थान। खनिजों का राज है तो राजस्थान। गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, गन्ना उत्पादन में साहब प्रथम स्थान है साहब गन्ना उत्पादन में साहब। हमारी जो है लड़ाई हो जाए किसी से तो हम गन्ना लेके निकलते हैं साहब, गन्ना उत्पादन में प्रथम है साहब हम लोग। तो राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला कहलाता है, जो राजस्थान का अन्न भंडार है वो कहलाता है गंगानगर। जहाँ गंगा होगी साहब, जहाँ गंगा होगी वहीं तो अन्न होगा, तो गंगानगर जो है वहाँ अन्न भंडार कहलाता है राजस्थान में। गंगा है तो अन्न होगा ही, गंगा अन्न का भंडार है साहब, तो गंगानगर में जो है अन्न भंडार कहलाता है साहब। राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, जो राजस्थान है वहाँ गुलाबी रंग का जालौर में क्या होता है, गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है। राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान कहाँ स्थित है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है सेबर भरतपुर में साहब। सरसों राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान है सेबर में। हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है पन्ना साहब, क्योंकि यहाँ जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ की जो भूमि है वो हरी है साहब, क्योंकि यहाँ जब हम लोग गए तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं सारे हरे थे, तो यहाँ हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है पन्ना। राजस्थान में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है साहब, जो राजस्थान में फेल्सपार पाया जाता है तो वो पाया जाता है अजमेर में फेल्सपार पाया जाता है, ब्यावर और भीलवाड़ा में साहब, है ना। तो सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो किया गया साहब चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। सुपर जिंक समेल्टर साहब, देखो इन्होंने क्या किया, सुपर जिंक समेल्टर, जो बाले की बात कर रहे हैं साहब, वो ब्रिटेन के सहयोग से लिया गया। तो सुपर जिंक समेल्टर पूरा समेट दिया साहब बालों को, सुपर जब बालों के जो है पूरे बाल समेट गए साहब, तो सुपर जिंक समेल्टर। फिर जब बाल समेट गए तो क्या बचा, चांद, तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र ब्रिटेन
के सहयोग से स्थापित किया गया है। चंदेरिया में सुपर जिंक समेत। राजस्थान में सोना कहाँ पाया जाता है? जो राजस्थान है उसमें सोना पाया जाता है साहब, कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। हमारे इतने जो है सोना प्राप्त करने के लिए नाटक करना पड़ता है, अर्थात कर्नाटक, और यहाँ पर जो है सोना प्राप्त करने के लिए बांस का डंडा उठाना पड़ता है। डूंगर जो है बांस का डूंगर उठाना पड़ता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो है यहाँ सोना पाया जाता है राजस्थान में। हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? जो है भारत में सर्वाधिक जो है कर्नाटक में पाया जाता है, जबकि राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाया जाता है। हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो हीरा जो है केसरपुरा, केसर, हीरा और केसर, देखो जो है केसरपुरा में हीरा पाया जाता है साहब, क्या बात है। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? चौथा है साहब नमक जो है तो चौथा ही हिस्सा है साहब नमक, चौथा। राजस्थान में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? जो जेम स्टोन औद्योगिक पार्क है वो जयपुर में ही होगा साहब। जासे जयपुर, तो जेम स्टोन औद्योगिक पार्क कहाँ है? जयपुर में। दुर्गापुर केसर क्या है? जो दुर्गापुर केसर है वो क्या है? वो तरबूज की उन्नत किस्म है। दुर्गापुर केसर तरबूज की उन्नत किस्म है। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में स्थापित हैं? राजस्थान में सर्वाधिक जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो किस जिले में है? वो है जयपुर में। और राजस्थान में शून्य उद्योग जिले कौन से हैं? जो शून्य उद्योग जिले हैं वो है जैसलमेर, बाड़मेर, चुरू और सिरोही साहब। यहाँ पर क्या है? रेगिस्तान ज्यादा है। राजस्थान में शून्य उद्योग जिले हैं। और तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी कलकत्ता में। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को देखा, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पढ़े। अब आपसे हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, और हमारे वीडियोज को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों हमने जो ट्रिक पढ़ी है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ याद करना है। और आगे इसी तरह इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो लगातार परीक्षा में बार बार आते रहते हैं हम उनके बारे में बताते रहेंगे। और हमारे चैनल में हिंदी और विभिन्न जो है वीडियो डल चुके हैं। हिंदी में बहुत सारे ट्रिक, चाहे वो रस हो चाहे समास हो, बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है जो एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।